बड़ा भाई छोटे भाई से मुखातिब होते कहने लगा कि भाई पूरा हफ्ता संभाल लिया है मैंने, मेरे अकेले का बाप तो नहीं है, अब तेरी बारी है, तू संभाल अब्बा को। छोटे भाई ने जवाब दिया कि सिर्फ एक हफ्ता संभाल कर तेरी बस हो गई, मैंने जो पूरा महीना संभाला है वो तो तुझे नजर ही नहीं आया। बड़ा भाई बोला कि ओ भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुझे पता है कि अब्बू हर वक्त बीमार रहते हैं, अगर इनसे कोई बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो कौन जिम्मेदार है इसका। वाह भाई वाह, तुझे अपने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं, मेहरबानी कर खुद गर्जी ना दिखा। छोटे भाई ने जवाब दिया। बड़ा भाई बोला कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे आगे जुबान ना चला और ये बीमारियों की गठड़ी तू ही रख अपने पास, मैं उतार रहा हूँ, संभालना हुआ तो संभाल लेना। ये कहकर बड़े भाई ने बाप को गाड़ी से उतारा और गाड़ी में बैठकर चला गया। छोटे भाई ने आगे बढ़कर बाप को सहारा दिया और बाप को पकड़कर घर के अंदर ले गया और बिस्तर पर पहुंचाकर बिठा दिया। इतने में छोटे भाई की बीवी ने आवाज दी, इधर आए जी, जरा बात सुने। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ठीक है अब्बू, सुकून करें, मैं आता हूँ वापस। जैसे ही वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो बीवी बोली कि आपने फिर इन्हें हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। शोहर कहने लगा कि अब क्या करता मैं, जब बड़ा भाई जबरदस्ती मेरे गले डाल गया है तो। बीवी बोली कि मुझे लगता है कि आप शायद भूल ही गए हैं, पिछला पूरा महीना किस मुश्किल से संभाला है हमने इन्हें। शोहर कहने लगा कि तो फिर तू ही बता मैं क्या करूं, बूढ़े बाप को घर से धक्के देकर निकालने से तो रहा, मुझे नहीं पता इन सब बातों का, मुझसे नहीं होती और खिदमतें। बीवी बरहम होकर कहने लगी। बूढ़ा बाप कमरे में ये सब बातें सुन रहा था। बीवी ने धमकी देते हुए कहा, या तो अब्बा यहाँ रहेंगे या फिर मैं। शोहर बोला कि बस कर दो तुम, देख लेता हूँ मैं। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि बड़ा भाई तो मेरे सर पर अजाब छोड़ गया है, अब मैं घर को देखूं या बाप को, आखिर कैसे संभालूं इन्हें। फिर खुद से कहने लगा कि बेहतर ये है कि इन्हें ओल्ड एज होम में जमा करवा दूं, वहाँ तो मेरा दोस्त अकमल भी है। ये सोचकर जेब से फोन निकाला और अकमल को कॉल मिलाई। अकमल ने फोन रिसीव किया और बोला कि हाँ भाई फिरोज, कैसे हो, कैसे याद किया आज। कहने लगा बस यार तुमसे एक काम पड़ गया था। अकमल बोला कि हाँ बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। फिरोज ने कहा कि कॉल पर ये बात करने की नहीं है, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाह रहा हूँ, तुम बताओ तुम किधर हो। अकमल कहने लगा कि मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस ही आ जाओ। फिरोज बोला ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिरोज घर से निकला और अकमल के ऑफिस पहुंच गया। अकमल के ऑफिस पहुंचकर फिरोज ने बाप को जमा करवाने का कहा तो अकमल हैरानगी से बोला कि इधर तुम अपने अब्बू को, लेकिन यार तुम तो दो भाई हो, दोनों में से एक भी नहीं रख सकता अपने वालिद को। फिरोज कहने लगा कि यार कैसे रखें, बड़े भाई ने तो रखने से साफ इनकार कर दिया है और मेरे घर के अपने 100 मसाइल हैं। अकमल बोला कि ठीक है फिरोज, लेकिन ये जगह तुम्हारे वालिद साहब के लिए सूटेबल नहीं है। फिरोज बोला कि कुछ नहीं होता, वो कौन से कोठियों में रहने के आदी हैं, सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजार दी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला ही नहीं होने वाला। अकमल बोला कि चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जब तुम्हारा दिल चाहे उन्हें छोड़ देना। फिरोज बोला कि ठीक है यार, मैं अभी ही ले आता हूँ उन्हें, बाकी जो भी खर्चा वगैरह हुआ करेगा मैं दे दिया करूंगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। फिरोज वापस अपने घर पहुंचा, सीधा वालिद के कमरे में आ गया और वालिद से मुखातिब होकर कहा कि अब्बू, दरअसल मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है और आसिया के रिश्तेदारों में भी 2-3 शादियां हैं, इसीलिए उसे भी अपने मैके जाना पड़ेगा। बाप बोला कि अच्छा बेटा, तो फिर आप। फिरोज ने बात काटते हुए कहा, तो फिर इधर तो कोई भी आपकी खिदमत के लिए नहीं होगा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको उसकी तरफ छोड़ देता हूँ, वो आपकी खिदमत में कोई भी कमी नहीं आने देगा। बाप बोला अच्छा बेटा, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। फिरोज कहने लगा कि तो फिर मैं आपको आज शाम ही उनकी तरफ छोड़ कर आता हूँ, बाकी मैं आसिया से कहता हूँ वो अच्छी सी चाय बनाती है आपके लिए। यूं बाप ओल्ड एज होम पहुंच गया और अकेला बैठा हुआ सोचने लगा कि मेरे बच्चे मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है, जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं वो माजी की यादों में गुम हो गया। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, डॉक्टर ने अस्पताल में बच्चा उसकी गोद में डालते हुए कहा था, और मैं कितना खुश हुआ था कि अल्लाह ने एक और बेटा दे दिया है मुझे, और मैं सोच रहा था कि ये बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। मैं दोनों बेटों को खेलता हुआ देखता था तो कितना खुश होता था कि मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे 2 बाजू हैं, और सोचता था कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे ये।
बूढ़ा बाप माजी की यादों को सोचकर रोने लग गया और खुद से कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, पर मैं गलत था। अब वो बीवी बच्चों वाले हैं, अब मेरी कोई जगह ही नहीं है, ना उनके दिल में और ना उनके घर में। 1.5 माह इस बात को गुजर गया। फिरोज हमेशा फोन पर कह रहा होता है कि सर कब तक पहुंचेंगे आप, सब लोग मीटिंग में आपका इंतजार कर रहे हैं। वापसी पर सर ने जवाब दिया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम ऐसा करो कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। फिरोज फिर से बोला कि सर कैंसिल कर दूं, लेकिन सर ये मीटिंग तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। सर ने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें जो कहा है तुम वही करो, बाकी मैं खुद आकर देख लूंगा। फिरोज ने ओके सर कहकर फोन बंद कर दिया। चंद घंटों के बाद फिरोज ऑफिस से निकल कर जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसके सर से हो गई। सर ने पूछा कि फिर क्या बना मीटिंग का। फिरोज कहने लगा कि सर आपके कहने के मुताबिक मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी थी, लेकिन सर आपको तो अंदाजा होगा ही कि ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। हाँ मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट काम में मसरूफ था, जहाँ से आना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिरोज कहने लगा, लेकिन सर ऐसा क्या काम था जो इससे भी ज्यादा जरूरी था? आप तो खुद इस मीटिंग के इंतजार में थे और ऐन टाइम पर आपने कैंसिल कर दी। सर ने जवाब दिया कि जी हाँ फिरोज साहब, इससे भी ज्यादा जरूरी काम था। मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उन्हें चेक करवाने के लिए गया हुआ था। फिरोज बोला, सॉरी सर, लेकिन आप इस काम को किसी और तरह से मैनेज भी तो कर सकते थे ना। सर बोला कि कैसे मैनेज करता? अपने वालिद को छोड़कर मीटिंग में आ जाता। आज अगर मैं इस मकाम पर हूँ तो उन्हीं की दुआओं की वजह से ही तो हूँ। फिरोज बोला, सॉरी सर। सर ने जवाब में कहा कि ठीक है, और साथ ही सवाल कर डाला कि क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? फिरोज बोला, जी सर। सर ने ताकीद करते हुए कहा कि खिदमत करो उनकी, कामयाबी सिर्फ उन्हीं की दुआओं में ही है। ये कहते हुए सर ऑफिस की जानिब बढ़ गया। फिरोज का बॉस तो ये कहकर चला गया, लेकिन फिरोज के दिमाग में अपने सर की बातें घूम रही थीं। कामयाबी इन्हीं की दुआओं में है, खिदमत करो उनकी। और फिर उसकी बीवी की बातें भी उसके दिमाग में घूमने लगी। आपने फिर से इन्हें हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। फिर उसको अपनी बात याद आई जो अकमल से कही थी, कुछ नहीं होता, कौन से कोठियों में रहने के आदी हैं ये, सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजारी है, यहाँ पर तो इन्हें कोई मसला भी नहीं होने वाला। फिरोज खुद से कहने लगा कि मैंने तो अपने बाप को घर से ही बाहर निकाल दिया, मुझे तो उनकी दुआएं लेनी चाहिए थी। मैं कितना खुद गर्ज हो चुका हूँ, इतने दिन गुजर गए हैं और मैंने तो अब्बू की खैरियत तक नहीं पूछी। ये कहते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला और अकमल को कॉल करने लगा। कॉल रिसीव होते ही फिरोज बोला कि अकमल, वो मैंने अब्बू का पता करना था, कैसे हैं वो? अकमल बोला कि ठीक हैं वो, बस काफी चुप चुप रहने लगे हैं, किसी से कोई बात ही नहीं करते। फिरोज कहने लगा, अच्छा चलो मैं आता हूँ उनसे मिलने। अकमल बोला, हाँ यार ठीक है, तुम आ जाओ।